इधर कृतिका ने जल्दी जल्दी अपने हिस्से की सीन्स की शूटिंग पूरी की। उसके हिस्से के सीन्स को पूरा करने में दोपहर के 3 बज गए थे। जादव कल की ही तरह वापस से कृतिका को सेट से होटल लाने के लिए सेट पर कार लेकर आया हुआ था। वो जल्दी से उसे लेकर वापस होटल पहुंच गया। कमरे में दाखिल होने के बाद उसने देखा कि निखिल उस वक्त तक भी सो रहा था। वो सच में काफी ज्यादा थका हुआ था। कृतिका शांति से बाथरूम चली गई। फिर उसने जल्दी जल्दी शूटिंग के लिए सेट पर किए गए अपने मेकअप को उतारा। आप नॉर्मली दिखने में कितने भी अच्छे क्यों न हो, फिल्मों में काम करने के दौरान आपको एक्स्ट्रा मेकअप की आदत तो डालनी ही होती है। वो फिल्म एक एक्शन फिल्म होने के साथ साथ एक क्राइम थ्रिलर भी थी। इस वजह से हल्का ही सही पर उस पर डार्क मेकअप किया गया था। वैसे कैमरे में दिखने में उस मेकअप के साथ वो काफी अच्छी लग रही थी, लेकिन रियल लाइफ में ये काफी फेक लग रहा था। इसलिए अपने कमरे में आते ही सबसे पहले उसने अपने मेकअप को उतारना चाहा। अपना चेहरा अच्छे से धोने के बाद कृतिका वॉशरूम से बाहर आ गई। वॉशरूम के अंदर ही उसने अपनी ड्रेस भी चेंज कर ली थी। जब वो वापस से कमरे में आई तो उसने देखा कि निखिल अब भी सो रहा था। उसे घबराहट हुई कि थकावट के कारण कहीं निखिल बीमार तो नहीं पड़ गया है। इसलिए वो शांति से उसके पास आई और फिर उसने उसके माथे को छूकर उसके बदन के टेम्परेचर को चेक किया। निखिल पूरी तरह से ठीक था। उसके बदन का टेम्परेचर नॉर्मल था। ये महसूस करने के बाद कृतिका को थोड़ा सुकून मिला। वो उसके लिए काफी परेशान हो गई थी। फिर अपने कमरे से बाहर आकर उसने डिम्पल आंटी को कॉल किया। वो होटल के किचन में ही कृतिका के लिए खाना बनाती थी, इसलिए उनका ज्यादा वक्त किचन में ही बीतता था। जब कृतिका का कॉल उन्हें आया, उस वक्त वो रात के खाने के लिए जरूरी सामान लेने के लिए मार्केट जाने की तैयारी कर रही थी। उसके बाद कृतिका खुद होटल के किचन चली आई। वो निखिल के लिए अपने हाथों से कुछ बनाना चाह रही थी। वैसे डिम्पल आंटी काफी अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन कृतिका का दिल आज निखिल को कुछ स्पेशल बनाकर खिलाने का कर रहा था। वो डिम्पल आंटी के साथ ही मार्केट गई ताकि वो मार्केट से देशी चिकन खरीद सके। साथ ही मार्केट में उसे ढेर सारे मशरूम के ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे थे, जो कि ठंड के मौसम में हेल्थ के लिए काफी अच्छे होते हैं। चिकन और मशरूम के अलावा और भी कुछ जरूरी चीजें खरीदने के बाद दोनों वापस होटल लौट आए। उन्होंने वो सब कुछ अपने पैसों से खरीदा था, लेकिन चूंकि बाहर के किसी भी व्यक्ति को होटल के किचन में जाना अलाउड नहीं था, इसलिए किचन को यूज करने के लिए उन्हें अलग से कुछ चार्जेस देना पड़ रहे थे। इन कुछ दिनों में डिम्पल आंटी की किचन स्टाफ से दोस्ती काफी अच्छी हो गई थी। किचन के अंदर आते ही उन्होंने हेड शेफ और उनके अंडर काम कर रहे स्टाफ का अभिवादन किया। वहां काम कर रहे सारे स्टाफ काफी यंग थे। उन्होंने भी तुरंत डिम्पल आंटी का वेलकम किया। मार्केट से बहुत जल्दी आ गई आंटी आप। क्या बात है आंटी, आप तो सुंदर हैं ही, साथ में आप जिन्हें साथ लाए हैं वो भी बहुत सुंदर है। ऐसे कौन है ये? एक 17-18 साल के स्टाफ ने चेहरे पर मीठी सी मुस्कान लिए सवाल किया। वो जगह शहर से दूर थी और चूंकि वहां नजदीक में कोई कॉलेज मौजूद नहीं था, इस वजह से उसकी उम्र के सारे बच्चे कॉलेज जाकर पढ़ने की जगह कुछ पैसे कमाने के लिए कोई न कोई काम ढूंढ लेते थे। डिम्पल आंटी पहले तो मुस्कुराई, फिर उन्होंने उस लड़के को हल्की सी डांट लगाते हुए कहा, शैतान, मुझे छेड़ने के साथ साथ इन्हें भी छेड़ने मत लग जाना। ये कृतिका है, मेरी मालकिन। ये एक एक्ट्रेस है और फाइट क्वीन मूवी में काम कर रही है। अच्छा, तो ये एक्ट्रेस है, तभी ये इतनी सुंदर है, उस लड़के ने कहा। कृतिका ने तुरंत अपना हाथ ना में हिलाया। अरे नहीं नहीं, मैं बस एक न्यू कमर हूँ और मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ जितना आप कह रहे हो। कृतिका डिम्पल आंटी के पीछे पीछे उस स्टोव के पास गई जो उन्हें खाना बनाने के लिए प्रोवाइड किया गया था। क्योंकि आज कृतिका खुद खाना बनाने वाले थे, तो डिम्पल आंटी उनकी असिस्टेंट बन गई। एक यंग स्टाफ जो अपने काम में बिजी था, उसकी नजर जब कृतिका पर गई तो वो सरप्राइज हो गया। कृतिका मैम खुद कुकिंग कर रही हैं। उन सभी ने सुन रखा था कि मुंबई जैसे शहर में रहने वाले लड़कियों को कुकिंग करना बिल्कुल नहीं आता, खास तौर से हाई सोसाइटी की लड़कियां। लेकिन जब उन्होंने कृतिका को कुकिंग करते हुए देखा तो वो शॉक्ड और सरप्राइज हो गए। कृतिका एक सेलिब्रिटी होने के साथ साथ काफी यंग थी।
उनके लिए वैसी हर लड़की एक सेलिब्रिटी थी जिसने फिल्मों में काम किया था और फिर भी उसे खाना बनाना आता था। मुझे बस कृतिका कहो, मैम कहने की कोई जरूरत नहीं। कृतिका ने अपने दुपट्टे को कमर के पीछे बांधते हुए कहा। चिकन बनाने के लिए वो तेजी से प्याज काटने लगी। वो चाकू से किसी रियल कुक की तरह प्याज को काट रही थी, जिसे देख वहां के स्टाफ समझ गए कि कृतिका पहली बार किचन में नहीं आई है। मुझे सच में एहसास नहीं था कि किसी सेलिब्रिटी को खाना भी बनाना आता होगा, एक स्टाफ बोल पड़ा। जवाब में कृतिका मुस्कुरा उठी। और ये किसने कहा तुमसे? वो लड़का अपना सिर शर्मिंदगी में रब करते हुए बोला। मैंने किसी से सुना था कि शहर की लड़कियों को कुकिंग नहीं आती, इसलिए वो अमीर हो या गरीब, उनके घर में एक कुक जरूर होती है। अभी भी कुछ लड़कियां वहां ऐसी हैं जिन्हें ये काफी अच्छे से आता है। प्याज काटने के बाद चिकन को बॉइल्ड वाटर से धोते हुए कृतिका ने कहा। इस दौरान डिम्पल आंटी ने मशरूम को कृतिका के कहने के मुताबिक काट लिया था। एक्चुअल में कृतिका मशरूम का यूज एक सूप बनाने में कर रही थी, जो बदन को गर्मी देने के साथ साथ थकावट को भी दूर भगा देता था। हालांकि सूप अभी तैयार नहीं हुआ था, लेकिन स्टोव पर चढ़ने के कुछ पल बाद ही उससे एक भीनी भीनी खुशबू पूरे किचन में फैलने लग गई थी। उस सूप की खुशबू भर से वहां काम कर रहे सभी स्टाफ को भूख सताने लगी। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है! जो मशरूम सूप हम पीते हैं, ये उससे काफी अलग स्मेल कर रहा है। कहने के साथ साथ उस लड़के ने चुपके से अपने हेड शेफ की तरफ देखा। हेड शेफ ने उस लड़के के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, वो सिर्फ एक दो लोगों के लिए सूप बना रही हैं, पूरे होटल स्टाफ के लिए नहीं। कोई चीज जितनी कम लोगों के लिए बनती है, वो उतनी ही ज्यादा टेस्टी होती है। इसी वजह से वो जो सूप बना रही है, वो इतना अच्छा स्मेल कर रही है। वैसे भी कोई भी होटल पैसे कमाने के लिए खाना बनाता है, इसलिए प्रॉफिट को ध्यान में रखकर किसी भी डिश को टेस्टी बनाने के चक्कर में वो उसमें बहुत ज्यादा महंगे इंग्रेडिएंट्स नहीं डालते थे। जिस तरह का सूप कृतिका बना रही थी, अगर उसी तरह के सूप को वो भी अपने होटल में बनाते तो उसकी कीमत इतनी ज्यादा रहती कि सिर्फ उसे अमीर लोग ही पी पाते। पर जो भी हो, हेड शेफ ने दिल ही दिल में ये मान लिया था कि कृतिका किसी खास रेसिपी को यूज कर वो सूप बना रही थी। उसने खुद भी किसी सूप के बनने के दौरान उससे आती इतनी अच्छी खुशबू को महसूस नहीं किया था। इस दौरान निखिल अभी भी कृतिका के कमरे में सोया हुआ था और इधर कृतिका तेजी से मशरूम सूप के साथ साथ चिकन भी बनाने में बिजी रही। कुछ वक्त के बाद दोनों चीजें बनकर तैयार हो गईं और उससे आती महक ने किचन के सारे स्टाफ के मन को लालच दे दिया। ठीक उसी वक्त निखिल की नींद भी खुल गई। उठते ही उसने तुरंत कृतिका को कॉल किया। तुमने तो कहा था कि तुम जल्दी आ जाओगी। देखो, शाम होने को आ गई लेकिन तुम अब तक नहीं आई हो। मैं कब की आ चुकी हूँ बुद्धू। वो तो तुम घोड़े बेचकर सो रहे थे, इसलिए मैं यहाँ किचन में आ गई तुम्हारे लिए डिनर तैयार करने। तुम सही वक्त पर नींद से जागे हो। मैंने ऑलमोस्ट डिनर रेडी कर लिया है, कृतिका ने खुशी से कहा। अरे वाह, तुम सच में खुद से कुकिंग कर रही हो? निखिल ने सरप्राइज होते हुए कहा। हाँ, तुम मुझसे मिलने के लिए इतने दूर से आए हो, तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। कृतिका के चेहरे पर उस वक्त एक प्यारी सी मुस्कान थी। अगर उस वक्त कृतिका निखिल के सामने होती तो वो लड़का उसे खुशी से चूम कर अपनी बाहों में भर लेता। उसकी होने वाली बीवी को अभी से उसकी कितनी परवाह थी। अब मैं उठ गया हूँ, चलो तुम जल्दी से वापस कमरे में आ जाओ, निखिल ने रिक्वेस्ट किया। उसका बस चलता तो वो सीधे कृतिका को अपने पास टेलीपोर्ट कर लेता। कृतिका ने अपनी कलाई घड़ी पर नजर दौड़ाई। डिनर का टाइम होने ही वाला था। हेड शेफ ने अपने स्टाफ से कृतिका के बनाए गए डिनर को उसके कमरे में ले जाने के लिए कहा। खाना खाने के बाद उन दोनों के पास कुछ करने के लिए बचा नहीं था, इसलिए वो दोनों साथ में बाहर घूमने के लिए निकल गए। फिल्म की शूटिंग पूरी होने में हर रोज काफी वक्त लग जाता था, इसलिए होटल लौटने के बाद कृतिका को कभी भी शाम में आसपास जाकर घूमने का मौका ही नहीं मिल पाया था। ठंड होने की वजह से दोनों ने ही गर्म कपड़े पहन लिए थे। उन्होंने पहले होटल के ओनर से मिलकर जानकारी ली कि रात में वहां आसपास घूमने की जगह कौन कौन सी है। उसके बाद कृतिका निखिल को खींचते हुए घूमने के लिए बाहर निकाल लाई। इस ठंड के मौसम में दोनों का मन आइसक्रीम खाने को हुआ। ठंड में आइसक्रीम, दोनों ही पागल थे।
बीच बीच में दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी क्यूब से भी आइसक्रीम खिला रहे थे। अनुष्का मैम, वो देखिए, वो तो कृतिका है ना? ज्योति ने अनुष्का का ध्यान कृतिका की ओर करते हुए कहा। हालांकि ठंड से बचने के लिए कृतिका ने एक मोटा ओवरकोट पहना हुआ था, लेकिन निखिल को आइसक्रीम खिलाने के लिए एक पल को जब वो बाईं ओर घूमी तो उसका चेहरा अनुष्का और ज्योति की नजर में आ गया। सेट पर और होटल में मिलने वाला सिंपल खाना खा खाकर अनुष्का का मन ऊब गया था, इसलिए आज वो रात के डिनर के लिए बाहर आ गई थी। वो किसी ऐसे ढाबे को ढूंढ रही थी जहां उसे कुछ देसी चटकदार खाने को मिल सके। कल जो इसके साथ था, ये वो तो आदमी नहीं है, ज्योति ने कहा। वो ड्राइवर इतना लंबा तो नहीं था। अब ज्योति ने कृतिका को निखिल के साथ देखा तो वो जेलस फील करने लगी। ऐसे तो निखिल उन दोनों की तरफ पीठ करके खड़ा था, जिस वजह से वो उसे देख या पहचान नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसकी लंबी और शानदार फिजिक उन दोनों से छिपी भी नहीं थी। वो काफी लंबा और ठरहरा था। भले ही उसकी पीठ उनकी तरफ थी, लेकिन फिर भी वो बहुत शानदार लग रहा था। उसने ब्लैक कलर का एक ओवरकोट पहना हुआ था। उसकी लंबी फिजिक के साथ वो ओवरकोट काफी जच रहा था। वैसे ही निखिल हाइट में काफी लंबा था और उस लंबे ओवरकोट को पहने रहने के कारण लोगों की भीड़ में वो एकदम अलग नजर आ रहा था। अनुष्का उसके कद को नोटिस कर पा रही थी, लेकिन अभी भी वो उसके चेहरे को नहीं देख सकती थी। अनुष्का ने तुरंत अपना फोन निकालकर उन दोनों की एक तस्वीर अपने मोबाइल में ले ली। कृतिका को भगवान से उम्मीद करनी चाहिए कि वो मुझसे ज्यादा पॉपुलर ना हो, क्योंकि अगर वो मुझसे ज्यादा पॉपुलर हुई तो मैं इन फोटोज के जरिए फिल्म इंडस्ट्री और नॉर्मल लोगों के बीच उसकी इमेज को बर्बाद कर दूंगी। वीकेंड के वो 3 दिन काफी तेजी से गुजर गए। संडे को निखिल वापस मुंबई लौट आया। अगले वीकेंड को वो फिर से कृतिका से मिलने के लिए आया। उन्होंने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि अगली बार जब वो उससे मिलने के लिए आएगा तो वो अपने साथ उसकी माँ अनुराधा को भी लेते आएगा, ताकि दोनों माँ बेटी एक दूसरे से मिल सके। लेकिन ऐन मौके पर अनुराधा ने आने से मना कर दिया। अनुराधा के वहां ना आने से कृतिका बहुत उदास हो गई। उसे उदास होना भी चाहिए था। कितने दिनों के बाद वो अपनी माँ से मिलने वाली थी, लेकिन किसी वजह से उसकी माँ वहां उससे मिलने के लिए नहीं आ पाई। उसे परेशान देख निखिल भी परेशान हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कृतिका को कैसे सब कुछ एक्सप्लेन करे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अनुराधा आंटी, जो इतनी मासूम और शांत नजर आती थी, वो कुछ ऐसा करेंगी। क्या हुआ? कृतिका निखिल की आंखों को देख समझ गई थी कि वो थोड़ा परेशान है। कहीं माँ के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, माँ एकदम ठीक है, तुम उनकी चिंता मत करो। निखिल ने तुरंत कृतिका के शक को दूर किया। वो नहीं चाहता था कि कृतिका अनुराधा आंटी को लेकर परेशान हो जाए, इसलिए उसे सब कुछ सच सच बताने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। जो कुछ भी हुआ था वो बस एक दिन पहले हुआ था। वीरेंद्र और सौमिता को डिटेंशन में रखे हुए पुलिस वालों को 15 दिन हो गए थे। अब उन्हें डिटेंशन सेंटर से रिलीज किया जाने वाला था। कृतिका कृतिका पहले ही अनिरुद्ध को इस बारे में बता चुकी थी, इसलिए उसने अपनी सभी सबऑर्डिनेट्स को इस बारे में बता दिया था कि उन सभी को डिटेंशन सेंटर के बाहर वीरेंद्र और सौमिता का वेट करना है। फाइनली जब वो वहां पहुंचा तो वह ये देखकर शॉक्ड हो गया था कि अनुराधा आंटी भी वहां आई हुई थी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था कि उनके दिल में वीरेंद्र को लेकर दया आ गई थी, जो वो उसे रिसीव करने के लिए वहां आ गई थी। अनिरुद्ध की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, वो तेज कदमों से भागता हुआ उनके पास आया। आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अनिरुद्ध को वहां देख अनुराधा मुस्कुरा उठी। अनिरुद्ध, तुम यहाँ जरूर वीरेंद्र और सौमिता से जुड़ी किसी सनसनीखेज न्यूज के पीछे हो, ठीक कहा ना मैंने? हाँ आंटी, कृतिका ने मुझे इस बारे में बताया था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कृतिका की हेल्प के कारण ही मुझे देर सवेर कुछ अच्छी न्यूज मिल जाती है, वरना आप तो जानती ही हैं कि इस लाइन में कोई बड़ी न्यूज हासिल करना कितना मुश्किल है। तुम मेहनती हो बेटा, कृति की मदद के बगैर भी तुमने इस फील्ड में काफी नाम कमाया है। अनुराधा आंटी मुस्कुराई। और तुम खुद को कभी किसी से कम मत समझो, तुम काफी होनहार हो। तुम सिर्फ कृतिका के दोस्त नहीं हो, तुम मेरे बेटे की तरह भी हो।
और मेरे दोनों ही बच्चे काफी होनहार हैं। थैंक्स आंटी। अनिरुद्ध ने उनकी बात पर हामी भरी। फिर उसने डिटेंशन सेंटर की तरफ देखा। आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अनुराधा आंटी समझ गई थी कि अनिरुद्ध के उस सवाल को पूछने का मतलब क्या था। तुम्हें सच में लगता है कि मैं वीरेंद्र और उस बज्जात चुड़ैल को यहाँ रिसीव करने के लिए आई हूँ? अनिरुद्ध शॉक्ड रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अनुराधा आंटी के मुंह से किसी के लिए इतने बुरे शब्द निकल रहे थे। लेकिन उनके ऐसा कहने पर यह तो साफ हो गया था कि वो वहां उन दोनों को रिसीव करने के लिए नहीं आई थी। हालांकि अनुराधा का अपने गुस्से पर पूरा कंट्रोल था और वो बिना बात के किसी से उलझने से हमेशा बचती आई थी। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं था कि वो कोई बेवकूफ औरत थी। सच कहा जाए तो वो काफी स्मार्ट थी, नहीं तो जितना बड़ा बेवकूफ वीरेंद्र खुद था, उस हिसाब से कृतिका जैसी चालाक लड़की उसकी बेटी तो हो ही नहीं सकती थी। कृतिका पूरी तरह से अपनी मां अनुराधा पर गई थी और जैसी आईक्यू वीरेंद्र और सौमिता की थी, उस हिसाब से सोनाली ठीक ठाक लड़की ही थी। लेकिन दिमाग के मामले में वो कृतिका से लाख गुना पीछे थी। शुरुआत में जब वीरेंद्र का हर बिजनेस वेंचर फेल हो रहा था, तो एक हाउसवाइफ होने के बावजूद भी अनुराधा ने उसे कई यूनिक आइडियाज दिए थे, जिसे यूज करने के कारण धीरे धीरे वीरेंद्र का बिजनेस स्टेबल हो गया और फिर सक्सेस करने लगा। और जब वीरेंद्र ने अनुराधा को डिवोर्स दिया, तो भले ही उस वक्त उसके बिजनेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा हो, लेकिन ये बात भी सच थी कि अनुराधा को डिवोर्स देने के बाद वीरेंद्र कभी भी बिजनेस को और आगे एक्सपैंड नहीं कर पाया। तो फिर आप? अनिरुद्ध कहते रुक गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अनुराधा वहां एक्चुअल में किस लिए आई है। अनुराधा आंटी फिर से मुस्कुराते हुए बोली, अब जब तुम भी यहाँ आए हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक बढ़िया न्यूज देती हूँ। अनिरुद्ध कंफ्यूज था। फिर उसने देखा कि अनुराधा आंटी पास की टी शॉप की ओर जा रही थी। वो भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों एक बेंच पर आकर बैठ गए। उसके बाद अनुराधा ने अपने बैग से एक वॉइस रिकॉर्डर निकाला। फिर उन्होंने अनिरुद्ध से कहा, अपने सबऑर्डिनेट्स को इसे फिल्म करने और सुनने के लिए कहना। ध्यान रहे कि वो शांत रहें ताकि उनके रिकॉर्डर में इससे आने वाली आवाज अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए। इतना कहने के बाद उन्होंने उसका प्ले बटन दबा दिया। उस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई हर एक बात को सुनकर जैसे अनिरुद्ध को एक सदमा सा लगा हो। उस रिकॉर्डर में अनुराधा आंटी ने वीरेंद्र से लेकर अपने रिश्ते के बारे में बात की थी। कैसे वीरेंद्र ने उनकी अपनी बहन के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया और उसके लिए अपनी वाइफ यानी कि उन्हें और अपनी बेटी कृतिका को छोड़ दिया। रिकॉर्ड हुई अनुराधा की आवाज काफी शांत थी, उसमें कोई बनावट नहीं थी। उन्होंने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक बात को शांति से उस रिकॉर्डिंग में एक्सप्लेन किया था। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि अगर किसी को उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता है तो वो उन्हें पक्के सबूत भी देने के लिए तैयार है। अनिरुद्ध बुरी तरह शॉक्ड था। हालांकि वो खुद ये सारी बातें जानता था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि जिस अनुराधा ने कभी वीरेंद्र के उन्हें छोड़ देने को लेकर उससे कोई सवाल नहीं किया, वो आज इतना कुछ इस रिकॉर्डिंग में कैसे कह बैठी। अनुराधा आंटी अनिरुद्ध के चेहरे पर आए भावों को समझ सकती थी। उन्होंने शांति से उसे एक्सप्लेन किया, तुम खुद एक प्रोफेशनल न्यूज रिपोर्टर हो, साथ ही तुम कई न्यूज रिपोर्टर को जानते भी हो। इसे पब्लिश करने में मेरी मदद करो। वीरेंद्र एक गिरा हुआ इंसान है, वो कृतिका का फ्यूचर बर्बाद करना चाहता है। मैंने उसे और अपनी जाहिल बहन को बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी। अब मैं इन दोनों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। उन्हें क्या लगता है मुझे और कृतिका को वो हमेशा टॉर्चर करते रहेंगे और हम यूं ही चुपचाप उनकी हैवानियत झेलते रहेंगे? नहीं, अब ऐसा और नहीं होगा। मैं अब उसकी करतूतों को बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर वो दोनों मेरी बच्ची के भविष्य को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे तो मैं उनसे पहले उनकी बच्ची की भविष्य को बर्बाद कर दूंगी। मैं भी देखूं कि वीरेंद्र और सौमिता जैसे जाहिल माँ बाप कैसे अपनी बेटी के फ्यूचर को मेरे हाथों बर्बाद होने से बचा पाते हैं। अनिरुद्ध जानता था कि हाल फिलहाल में सोनाली कृतिका की वजह से इतनी परेशान हुई थी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने
एक तरह से उसे पूरी तरह से भुला दिया था। इस स्कैंडल से शुरू होने के साथ ही सोनाली के बुरे दिन भी शुरू हो गए थे। प्रेजेंट टाइम में उसके पास किसी भी फिल्म में काम करने का कोई ऑफर नहीं था। अगर किसी फिल्म का ऑफर उसके पास आया भी था तो वो उसे बस मामूली से थर्ड लीड रोल के लिए ही आया था, जिनका स्क्रीन टाइम काफी कम था। भूल चूक से उसके पास बस एक टेलीविजन शो ही बचा हुआ था, जो अभी ब्रॉडकास्ट हो रहा था, लेकिन इसे शूट किए हुए काफी दिन हो चुके थे। ऊपर से सोनाली की नेगेटिव पब्लिसिटी के कारण लोगों को इसे देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से इसकी टीआरपी काफी कम आ रही थी। शो के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को इसमें काफी लॉस हो रहा था और इसका सारा ब्लेम वो अकेले सोनाली पर डाल रहे थे। इतना सब होने के बाद कौन सोनाली को अपनी फिल्म या शो में कास्ट करता? अब जब अनुराधा ने उसके खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला किया था, तो उसके बाद तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सोनाली का करियर पूरी तरह से खत्म होना तय था। ये राठौर फैमिली के मुंह पर अनुराधा की तरफ से मारा हुआ पहला तमाचा होने वाला था, वो भी काफी जोरदार। अनिरुद्ध ये सब सोच के बहुत खुश था। वो जानता था कि अनुराधा आंटी एक सिंपल औरत है, जिसे लोगों की अटेंशन पाने का कोई शौक नहीं। किसी नाटक या ड्रामा से उन्हें लोगों को कोई सिंपैथी नहीं चाहिए थी। लेकिन अब जब उन्हें अपने प्राइवेट मैटर को दुनिया के सामने लाने में कोई हेजिटेशन नहीं थी, तो इसका मतलब साफ था कि वो राठौर फैमिली से दिल और जान से नफरत करने लगी थी। पहले वो कभी वीरेंद्र से कोई बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन वीरेंद्र और सौमिता ने इसे उनकी कमजोरी समझकर उन्हें इतना परेशान किया कि अब उनके बर्दाश्त की इंतहा हो गई। वो पहले भी किसी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, और अब तो सौमिता जैसी गिरी हुई औरत उसके साथ थी, जिसके सपोर्ट ने उसे और भी ज्यादा नीच बना दिया था। वीरेंद्र और सौमिता ने ये तो कभी नहीं सोचा होगा कि उनके किए गए वाहियात कर्मों का असर उनकी बेटी सोनाली के करियर पर पड़ेगा और वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इस वक्त उन दोनों को ही मालूम नहीं था कि उन पर कैसी विपत्ति आने वाली है। जैसे ही वो दोनों डिटेंशन सेंटर के एंट्रेंस गेट के पास पहुंचे, वैसे ही अनिरुद्ध अपने साथ आए रिपोर्टर्स पर जोर से चिल्लाया, साथियों आक्रमण। अनिरुद्ध के साथ आए सभी लोग हैरान होकर उसे देखने लगे। क्या वो किसी लड़ाई के मैदान में जा रहे थे? अनुराधा आंटी भी हैरानी से अनिरुद्ध को देखने लगी। क्या किसी धमाकेदार न्यूज को हासिल करने के दौरान अनिरुद्ध हमेशा ही ऐसा बिहेव करता है? सभी रिपोर्टर्स ने वीरेंद्र और सौमिता को चारों तरफ से घेर लिया। उन्हें आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं मिल पा रहा था। वो सभी जानबूझकर अपने अपने कैमरास को उन दोनों के चेहरे के एकदम करीब रख रहे थे। अब तक कई रिपोर्टर्स के कैमरास उन दोनों के सिर और चेहरे से टकरा चुके थे। सौमिता तो 2-3 बार चीख भी चुकी थी। क्या कर रहे हो तुम सब? रास्ते से हटो! वीरेंद्र जोर से चिल्लाया। लेकिन वहां उसकी बात सुनने वाला कौन था? खासकर तब जब अनिरुद्ध कृतिका के लिए उन दोनों से बदला लेना चाह रहा था। वो तो जानबूझकर अपने कैमरा को दोनों के सिर से 3-4 बार टकरा चुका था, वो भी काफी जोर से। वो दोनों ही उस कैमरों से बचने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन सभी रिपोर्टर्स के उन्हें चारों तरफ से घेर लिए जाने के कारण 1-2 कदम आगे बढ़ने के बाद ही वो अटक जा रहे थे। इस दौरान उन्हें एक जानी पहचानी आवाज अपने पीछे से आती सुनाई दी, जो कि एक रिकॉर्डर से बज रही थी। फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस सोनाली का पिता वीरेंद्र एक बहुत ही घटिया इंसान है, जिसने अपनी पहली पत्नी के साथ शादी के दौरान ही उसे धोखा दिया। उसकी मां सौमिता निहायती बाजारू और गिरी हुई औरत है, जिसने अपनी ही बहन के पति को अपने प्यार के जाल में फंसाया। सोनाली वीरेंद्र और सौमिता की नाजायज औलाद है। वो इन दोनों के अश्लील रिश्ते का जीता जागता सबूत है। सोसाइटी में अपनी इज्जत और अपनी नाजायज बेटी की इज्जत को बचाने के लिए वीरेंद्र ने सोनाली को अपनी स्टेप डॉटर बताया। उसके लिए उसने अपनी बायोलॉजिकल बेटी के करियर को बर्बाद करने की कोशिश की और उसे न जाने और भी कई तरह से तकलीफें दी। वहीं सोनाली के अंदर अपनी मां का गिरा हुआ खून उबल रहा था। उसने अपनी बड़ी बहन के मंगेतर को अपनी मां की तरह अपने प्यार के जाल में फंसा लिया।
भले ही वो लोग इस वक्त भीड़ में घिरे हुए थे और वो सारी आवाज एक वॉइस रिकॉर्डर से आ रही थी, फिर भी वीरेंद्र उस आवाज को पहचान सकता था। ये आवाज अनुराधा की थी। आसपास नजरें घुमाने पर उसे अनुराधा पास ही भीड़ से थोड़ी अलग खड़ी दिखाई दी। वो गुस्से से रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स की भीड़ को हटाते हुए उनकी ओर बढ़ा ताकि वो उन्हें हर्ट कर सके। अच्छी बात यह थी कि अनिरुद्ध को इस बात का पहले से ही अंदाजा था, इसलिए उसने अपने कुछ साथियों को अनुराधा आंटी की सेफ्टी के लिए उनके चारों ओर खड़ा कर दिया था। एक हाथ से वो अनुराधा के हाथ में थमे रिकॉर्डर से आने वाली आवाज को अपने मोबाइल और उनके पास जो भी रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स थे उनमें रिकॉर्ड कर रहे थे। दूसरे हाथ से उन्होंने वीरेंद्र को उनके करीब जाने से रोक रखा था। जब फाइनली वो रिकॉर्डिंग अपने आखिरी फेज में पहुंची तो वीरेंद्र को लगा कि अब वो बंद हो जाएगा, लेकिन खत्म होने के बाद वो दोबारा से शुरू हो गया। अनिरुद्ध और बाकी सभी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अनुराधा ने उस वॉइस रिकॉर्डर को रिपीट मोड पे भी सेट कर रखा था। डिटेंशन सेंटर किसी जेल की तरह दूर दराज के इलाके में ना होकर शहरी इलाके में था। ज्यादातर डिटेंशन सेंटर में ऐसे लोगों को भेजा जाता था जो ड्रिंकिंग के केस में पकड़े जाते थे या किसी से झगड़ा कर रहे होते थे। उन लोगों के द्वारा किया गया क्राइम इतना बड़ा नहीं होता था कि उन्हें जेल भेजा जाए, इसलिए उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजा जाता था, जो कि शहरी इलाके में ही होते थे, जहां से इस वक्त वीरेंद्र और सौमिता बाहर आए थे। आसपास की आती जाती भीड़ से भी कुछ लोगों ने अनुराधा के वॉइस रिकॉर्डर में चल रही वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुन ली। उन्होंने ये भी देखा कि कैसे ढेर सारे फोटोग्राफर्स ने वीरेंद्र और सौमिता को घेर रखा था। हटू रास्ते से वीरेंद्र किसी तरह उनकी भीड़ से बाहर निकल गया। सौमिता को उन फोटोग्राफर्स की भीड़ में अकेले छोड़कर गुस्से से भड़का हुआ वो सीधे अनुराधा की ओर बढ़ा, लेकिन उसके करीब पहुंचने से पहले ही उसे अनिरुद्ध के साथ आए साथियों ने रोक लिया। गुस्से से भड़का हुआ वीरेंद्र दूर से ही उसकी ओर अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोला, ये क्या बकवास बातें लोगों को बता रही हो तुम? ये बातें बकवास नहीं, सच है, अनुराधा ने अपने स्वेटर के बटन को लगाते हुए कहा। वीरेंद्र उन्हें उस रूप में अपने सामने देख काफी हैरान भी था। उसके मन में अनुराधा की बीमार और कमजोर सी दिखने वाली बदसूरत इमेज काफी सालों से बनी हुई थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अनुराधा में कितने बदलाव आ गए थे। उसके बिजनेस के शुरुआती दिनों में जब अनुराधा हेल्दी थी तो भी बिजनेस में हो रहे लगातार लॉस के कारण दोनों ही हमेशा पैसे बचाने की कोशिश किया करते थे। इस वजह से उसके साथ रहते हुए अनुराधा ने कभी भी किसी तरह के महंगे कपड़े नहीं पहने। पुराने कपड़ों के फट जाने के बाद भी वो उन्हें कई दिनों तक रफू करके पहनती थी। उन दिनों उनका पूरा वक्त घर के कामों में कृतिका का ख्याल रखने में और फिर वीरेंद्र को उसके बिजनेस को संभालने के लिए मदद करने में निकल जाता था। उनके पास इतना भी वक्त नहीं होता था कि वो अपना ख्याल रख सकें, इसलिए वो कभी भी मेकअप नहीं किया करती थी। इन्हीं कारणों से वो दिखने में धीरे धीरे थोड़ी ओल्ड लगने लगी। जो इंसान हर वक्त सिर्फ और सिर्फ काम में लगा रहे, एक पल के लिए भी आराम ही ना करे और जिसके पास हल्का लाइट मेकअप के लिए वक्त ना हो, वो दिखने में थोड़ा कम सुंदर तो लगेगा ही। हर दिन घर में अपनी थकी हारी बीवी को देखने के कारण बाद में जब वीरेंद्र उसकी बहन सौमिता को देखता था तो वो उसकी खूबसूरती में पागल हो जाता था। सौमिता को अनुराधा की तरह हर दिन किसी भी तरह के काम को नहीं करना पड़ता था। उसे वीरेंद्र की कंपनी को हो रहे लॉस को लेकर जरा भी चिंता नहीं करनी होती थी। उसे चिंता थी तो बस एक बात की कि कैसे वो वीरेंद्र के पैसों को यूज कर हर दिन हर वक्त सुंदर दिखे। उसके मन में बस एक ही ख्याल था कि वो कैसे वीरेंद्र को सिड्यूस कर सके। वैसे भी अपने घर में एक थकी हारी कमजोर और कम सुंदर औरत को देख देखकर वीरेंद्र अजीब सी कुढ़न में आ गया था। इसलिए सौमिता की पहली ही कोशिश में वो उसके प्यार के जाल में फंस गया। डिवोर्स के बाद आए हार्ट अटैक के कारण अनुराधा को लंबे समय तक के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ा। इस दौरान वो और भी ज्यादा कमजोर हो गई थी। फाइनली जब वीरेंद्र ने उन्हें हॉस्पिटल में देखा तो वो पहले से भी ज्यादा कमजोर और बीमार दिख रही थी। इस वजह से उसकी मेमोरी में अनुराधा की इमेज हमेशा से एक बीमार और कमजोर दिखाई देने वाली औरत की बन गई थी।
उसका कंपैरिजन वो सौमिता से कर ही नहीं सकता था। लेकिन क्या अब भी वो उन्हें वैसी ही बीमार और कमजोर दिखाई दे रही थी? उनकी हेल्थ के ठीक होने के साथ साथ अब वो पहले की तरह किसी बात को लेकर स्ट्रेस में नहीं थी। कृतिका के राठौर फैमिली से अलग होकर उसके पास रहने के लिए आ जाने के कारण उनकी जिंदगी एकदम से अब बदल गई थी। खुशियों ने निखिल के रूप में उन दोनों की जिंदगी में दस्तक दी थी। उसका उन दोनों की जिंदगी में होना उनकी सारी परेशानियों को दूर कर गया था। इस वजह से अब उनके चेहरे की रौनक वापस लौट आई थी। साथ ही कृतिका की इकोनॉमिकल कंडीशन सुधरने के कारण उनके घर में अब कई अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आ रहे थे। साथ ही निखिल के उनके लिए लाए गए हेल्थ टॉनिक ने भी उन पर काफी पॉजिटिव इफेक्ट किया था। इस वक्त अनुराधा अपनी रियल एज से कम 10 साल छोटी लग रही थी। वो सौमिता से कहीं ज्यादा यंग और सुंदर लग रही थी, वो भी बिना किसी हार्ड मेकअप के। उनके लुक में अजीब सी शांति और सुंदरता का एहसास हो रहा था। वो उस वक्त कोई रसूखदार रिच वुमेन लग रही थी। वीरेंद्र एकदम से हक्का बक्का था। क्या ये उसकी वही बीमार एक्स वाइफ थी? उस दिन कृतिका को उसके घर से बाहर जाने से रोकने के दौरान वो दरवाजे की दूसरी तरफ था और इस दौरान वो एक बार भी अनुराधा को देख नहीं पाया था। आज इतने दिनों में पहली बार वो उन्हें सामने से देख रहा था। वो बार बार खुद से यही सवाल कर रहा था कि क्या सच में ये उसकी एक्स वाइफ है जो हमेशा बीमार और कमजोर दिखाई पड़ती थी। ये वो था जिसने उसे धोखा देने के बाद उसे डिवोर्स दे दिया, लेकिन उसके उसे छोड़ने के बाद वो इतनी सुंदर कैसे हो गई? वीरेंद्र हमेशा से अनुराधा को डोमिनेट करते आया था। उसके लिए उनके इस सुंदर रूप को एक्सेप्ट कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था। एक औरत जिसकी जिंदगी कितनी मुश्किलों से गुजरी थी, उसे जिससे घिन आती थी और बाद में जिसे उसने डिवोर्स दे दिया, लेकिन न जाने क्यों उसे डिवोर्स देने के बाद उस औरत की जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होती चली गई। इसका सीधा सा मतलब यही था कि उसके साथ होते हुए उस आदमी ने उसका जरा भी ख्याल नहीं रखा था। लेकिन वो घटिया इंसान इस बात को कैसे एक्सेप्ट कर सकता था? वीरेंद्र। इस दौरान सौमिता भी किसी तरह फोटोग्राफर्स की भीड़ से निकलकर वीरेंद्र के पास आ गई। उसने किसी बेचारी औरत की तरह उसका हाथ थामते हुए उससे सवाल किया, तुम मुझे वहां भीड़ में अकेले क्यों छोड़ आए थे? कैमरे से लगने वाली चोटों के कारण सौमिता के सिर पर एक खरोंच भी आ गई थी। अनुराधा, ये रिकॉर्डिंग बंद करो अभी। सौमिता अनुराधा के हाथ में बज रहे वॉइस रिकॉर्डर की आवाज सुनकर उस पर चिल्लाई। की आवाज सुनकर अनुराधा की खूबसूरती में डूब चुका वीरेंद्र अपने होश में आया। होश में आते ही उसे ध्यान आया कि क्यों वो सौमिता को उस भीड़ में अकेला छोड़कर अनुराधा की तरफ भागा था। वो भी सौमिता की तरह ही उस पर चिल्ला उठा, इसे बंद करो तुरंत। वो खुद आगे बढ़कर उस रिकॉर्डर को ऑफ करना चाहता था, लेकिन अनिरुद्ध के साथ आए कुछ फोटोग्राफर्स अनुराधा की ढाल बनकर उनके और वीरेंद्र के बीच खड़े हो गए थे। जहां तक मुझे याद है तुम दोनों ने एक साथ मिलकर मुझे धोखा दिया था। फिर अब जब मैं ये बात पूरी दुनिया को बताना चाह रही हूँ, तो तुम दोनों को डर क्यों लग रहा है? ये सब कहते हुए अनुराधा काफी शांत दिखाई पड़ रही थी। अगर तुम दोनों को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो तुम दोनों कोर्ट में जाकर मुझे सू कर सकते हो। जो कुछ भी मैंने कहा है उसका हर एक शब्द सच है। चूंकि आज मैं इन बातों को मीडिया के सामने लेकर आई हूँ, तो तुम समझ ही गए होंगे कि मेरे मन में तुम दोनों को लेकर कोई डर नहीं। इसलिए तुम लोग चाहो तो कोर्ट में मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर सकते हो। पहले इसे बंद करो। सौमिता फिर से चिल्लाई। वो रिकॉर्डिंग रिपीट मोड पर सेट था, इस वजह से रिकॉर्डिंग के पूरा होने के बाद वो फिर से शुरू से बार बार बजने लग रहा था। इस वजह से आने जाने वाले लोग भी वहां क्या हो रहा है इस बारे में उस रिकॉर्डिंग के कारण सब कुछ डिटेल में जान ले रहे थे। अगर रिपोर्टर्स चाहते तो वो सब अनुराधा से उसी वक्त सवाल जवाब भी कर सकते थे। जब ऐसा होता तो ढेर सारी बातें एक के बाद एक निकलकर सामने आती। ढेर सारे लोग वहां से पैदल आ जा रहे थे, जिनमें से कईयों के अंदर इस तरह के मामले को पूरी तरह से जानने की खुजली हुआ करती थी। एक मिडिल एज महिला ने अचानक से रुककर अनुराधा से सवाल किया, सुनिए, जो कुछ अभी अभी आपने कहा क्या वो सच है? उस औरत की ओर पलटते हुए अनुराधा ने काफी शांति से उनके सवाल का जवाब दिया, हाँ बहन, ये सब सच है।
ये आदमी मेरा एक्स हस्बैंड है और ये औरत मेरी छोटी बहन। जब मैं इसके साथ रह रही थी तब इसका सोसाइटी में कोई नाम नहीं था। जब इसने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया उस वक्त भी मैं इसके साथ थी। मेरे जितने भी गहने थे मैंने वो सब बेचकर उससे मिले पैसे इसे अपने बिजनेस में लगाने के लिए दे दिए। अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश के लिए मैंने घर से किए जाने वाले कुछ बेकार से काम भी किए। जब ये घर पर नहीं होता था तो मैं सिर्फ प्याज के साथ सादे पानी में नमक डालकर चावल खाया करती थी ताकि कुछ पैसे बचा सकूं। मैं इसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल भरे दौर पे इसके साथ थी, लेकिन जैसे ही हमारी फैमिली की सिचुएशन ठीक हुई, मेरी छोटी बहन जिसने सालों से मुझसे बात नहीं की थी, अचानक से मुझसे मिलने चली आई। अनुराधा उसी टोन में शांति से आगे बोलती रही। मुझसे जो कुछ बन पड़ा मैंने अपनी बहन के लिए किया, लेकिन मैं ये भूल के भी नहीं सोच सकती थी कि जिस बहन की मैं इतनी केयर कर रही हूँ, वही बहन मेरे पति को अपने प्यार के जाल में फंसाएगी। अनुराधा की उंगली उस वक्त गुस्से से सौमिता की ओर अपने आप उड़ गई। इस औरत ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, लेकिन इसे दोष देने का क्या फायदा? दोष तो मेरे पति का था, जो मेरी बहन के साथ नाजायज संबंध बनाकर मुझे धोखा देता रहा। वो चाहता तो किसी को भी सिड्यूस कर सकता था, लेकिन उसे मेरी बहन ही मिली सिड्यूस करने के लिए। ऐसे इंसान की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने तलाक दे दिया। तुमने बिल्कुल सही किया बहन। वो औरत अनुराधा की आंखों में उसकी सच्चाई को देख सकती थी। उसकी बातें सुनकर ही उसके दिल में अनुराधा के लिए सहानुभूति जाग गई। दीदी, ये दोनों सच में बहुत गिरे हुए हैं। मेरी अपने एक्स हस्बैंड के साथ हुई एक बेटी भी है, उसका नाम कृतिका है। इससे पहले कि अनुराधा आगे कुछ कहती, वो औरत बीच में बोल पड़ी। हाँ हाँ, मैं उसे जानती हूँ। अगर तुमने पहले उसका नाम लिया होता तो मैं कब का उसे पहचान लेती। सोनाली नाम की एक्ट्रेस से जुड़ी हुई सारी बातें बीच में न्यूज में आ रही थी। मैंने उसी दौरान कृतिका के बारे में जाना था। अनुराधा ने हामी भरी। यानी मुझे पहले की बातों के बारे में आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या आप जानती हैं, मेरी बेटी को एक मूवी में काम करने का ऑफर मिला था। उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इन दो जाहिलों को ये बात नागवार गुजरी। इन्होंने हम दोनों को हमारे ही घर में कैद करना चाहा, ताकि मेरी बेटी शूटिंग के दिन फिल्म की लोकेशन पर ना पहुंच पाए और मेरी बेटी की जगह फिल्म के डायरेक्टर इन दोनों की नाजायज औलाद को अपनी फिल्म में कास्ट कर ले। हे भगवान! वो औरत ये जानकर हैरान हो गई। कृतिका भी तो इस आदमी की अपनी बेटी है। उसके बाद भी इसने इतनी गिरी हुई हरकत की। ऐसा गिरा हुआ नीच इंसान मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा था। इसे इंसान कहलाने का भी कोई हक नहीं। उन दोनों की बातों को सुन सौमिता गुस्से से कांपने लगी। वो कुछ भी अनाप शनाप बोल रही है और तुम उसकी हर बात पे भरोसा कर रही हो। मैं इसकी बात का भरोसा क्यों नहीं करूंगी? इसने पहले ही कह दिया है कि अगर इसकी कही बातें झूठ हैं तो तुम दोनों इसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हो। तुम दोनों के उसे स्यू किए जाने का जब उसे कोई डर नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि वो सच कह रही है। उस औरत ने सौमिता को एक तरह से डांटते हुए कहा, तुम्हें तो एक नजर भर देखने में ही समझ गई हूँ कि तुम एक बुरी औरत हो। उसकी उस बात ने सौमिता को गुस्से से पागल कर दिया। ये ये जो उसने कहा था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस वक्त दिखने में काफी बुरी हालत में थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसा कुछ कहने की? थैंक यू दीदी। अनुराधा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। मुझ पर विश्वास करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। आज से पहले मैंने कभी भी इस मैटर पर कुछ भी सिर्फ इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं इस आदमी और इस जाहिल औरत को कभी याद तक नहीं करना चाहती थी। वो अपनी जिंदगी जैसे चाहे जी सकते थे और मैं और मेरी बच्ची अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी, लेकिन इन्होंने हमें परेशान करना कभी बंद नहीं किया। और कुछ दिन पहले मेरी बेटी को अपने ही घर में कैद करने की कोशिश कर इन दोनों ने अपनी सारी हदें पार कर दी। ये मेरे साथ जितना चाहे बुरा कर लेते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्होंने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। मैं इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? इसलिए इस बार मैं अपने और अपनी बच्ची के लिए इनके अगेंस्ट खड़ी हूँ। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि लोग ये सब जानने के बाद मेरा मजाक उड़ाएंगे या मेरे बारे में कुछ उटपटांग कहेंगे। मुझे इस बात की परवाह है कि अब मेरी बच्ची को कोई ना सता पाए। धीरे धीरे वहां ढेर सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिनमें से कई लोग मिडिल एज थे। अनुराधा उन्हें देख जरा भी परेशान नहीं हुई और उन्होंने
लगभग हर किसी के सवाल का शांति के साथ काफी डिटेल में जवाब दिया। चुप करो, तुम बकवास कर रही हो, मैं तुम्हें चीर डालूंगी, सौमिता कुर्राती हुई बोली। डिटेंशन सेंटर में 15 दिनों तक रहने के बाद उसके पास अपने बालों को संवारने के लिए कंघी तक नहीं थे, जिस वजह से उसके बाल बिखरे हुए थे और वो उस वक्त बहुत ही भयानक दिख रही थी। वो तेजी से अनुराधा की ओर लपकी, लेकिन अनिरुद्ध के साथ आए कुछ फीमेल फोटोग्राफर्स ने उसे पकड़कर पीछे कर दिया। इधर अनुराधा की आंखें अंगारे की तरह दहकती हुई लाल दिखाई दे रही थी। उन दोनों ने कई बार कृतिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कभी भी अपने मकसद में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन जब अनुराधा ने उनसे तंग होकर उनके खिलाफ जो कदम उठाया था, वो उन दोनों की बेटी सोनाली और उसके करियर को पूरी तरह से बर्बाद कर देने वाला था। उन्होंने ध्यान दिया कि आज के लिए अच्छा खासा मसाला तैयार हो चुका था। वो अनिरुद्ध और बाकी के रिपोर्टर्स को इस खबर को पब्लिश करने में कोई देरी नहीं करवाना चाहती थी। अपने गुस्से में अगर सौमिता की पागलों वाली हरकतें बढ़ जाती, तो इससे अनिरुद्ध और बाकी के रिपोर्टर्स के बिहेवियर को लेकर लोगों के मन में सवाल उठने लगते। इसलिए उन्होंने अनिरुद्ध से कहा, अनिरुद्ध, मैं चलती हूँ, तुम फ्री टाइम में घर पे आओ, मुझे तुमसे और भी जरूरी बातें करनी है। जी आंटी, अनिरुद्ध ने रिप्लाई किया। अनुराधा आंटी तुरंत वहां से चली गई। वहां मौजूद लोगों ने भी सौमिता के अटैकिंग बिहेवियर को देख उन्हें शांति से वहां से जाने को कहा। उनके वहां से जाते ही अनिरुद्ध और बाकी सभी रिपोर्टर्स ने अपनी अपनी चीजें पैक की और जिसे जो साधन मिला वो उसमें बैठकर वहां से लौट गए। अभी अनिरुद्ध ने अपनी कार ड्राइव करनी शुरू ही की थी कि उसे अनुराधा का कॉल आ गया। आंटी, क्या बात है? जो कुछ भी अभी हुआ था, तुमने सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया ना? अनुराधा ने उससे सवाल किया। जी आंटी, बस थोड़ी सी एडिटिंग, फिर ये रिलीज करने के लिए तैयार हो जाएंगे, अनिरुद्ध ने रिप्लाई किया। किसी भी वीडियो को देखने वाले लोगों के इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए उसमें एडिटिंग की खास जरूरत होती है। साथ ही इसे थोड़ा बहुत कट कर छोटा भी करना होता है, ताकि देखने वालों को इसे देखने में ज्यादा टाइम ना देना पड़े। ठीक है, मैं बस तुम्हें एडवांस में ये बता देना चाह रही थी कि तुम चाहो तो मेरी आइडेंटिटी को रिवील कर सकते हो। वहां ली गई मेरी इमेज भी तुम अपने आर्टिकल में पब्लिश कर सकते हो। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हें लोगों को यकीन दिलाना होगा कि जो कुछ भी मैंने कहा है वो सब सच है, अनुराधा ने कहा। निखिल मन ही मन मुस्कुरा उठा। आखिर वो थी तो कृतिका की माँ। ये दोनों माँ बेटी एकदम एक जैसी थे। जी आंटी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, अनिरुद्ध ने उन्हें भरोसा दिलाया। लेकिन फिर भी उसने उनकी इमेज को अपने आर्टिकल में हल्का धुंधला कर दिया, ताकि उन्हें करीब से जानने वाले लोगों के अलावा और कोई उन्हें पहचान न पाए। कुछ एडिटिंग के बाद उसने उन वीडियोस से भी अनुराधा आंटी के चेहरे को धुंधला कर दिया। इस तरह से नॉर्मल लाइफ में अगर उन्हें कोई देखता तो भी वो उन्हें पहचान नहीं पाता। लगता है पिछले 2 दिनों से तुमने एक बार भी इंटरनेट पर सर्फिंग नहीं की है, निखिल ने अपना फोन बाहर निकालते हुए कृतिका से सवाल किया। फिर उसने इंटरनेट पर आए अनुराधा से जुड़े आर्टिकल कृतिका को दिखाए। माँ काफी तेज दिमाग वाली है, उन्होंने अकेले बिना किसी की हेल्प के इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। सोनाली और उसका पूरा परिवार लोगों की नजरों में गिर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि अब उनमें से कोई भी नॉर्मली आम लोगों के बीच सड़क पर वॉक भी कर पाएगा। कृतिका ने निखिल के हाथों से उसका फोन ले लिया। उस आर्टिकल को सबसे पहले पब्लिश करने वाला अनिरुद्ध था। उस आर्टिकल के पब्लिश होने के अगले ही दिन अनुराधा ने ट्विटर पर अपना एक अकाउंट भी बना लिया था। उनके ट्विटर अकाउंट को तुरंत ही लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। वो जानना चाहते थे कि आगे इस मैटर में और क्या क्या होने वाला है। हालांकि इस नए स्कैंडल से सोनाली के कई फैंस ने उसका साथ छोड़ दिया था, लेकिन अब भी कुछ डाई हार्ड फैंस उसके सपोर्ट में थे। उन फैंस ने अनुराधा से उनके ट्विटर अकाउंट पर उसने इस मैटर पर सॉलिड प्रूफ की डिमांड की। अनुराधा इस बात से डरी हुई थी कि कहीं इस मैटर को जानने के बाद कृतिका को फिल्म की शूटिंग करने में कोई परेशानी ना आए, इसलिए उन्होंने कृतिका को फोन पर भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। अनिरुद्ध ने इस मैटर को पब्लिश करने के लिए उसी तरीके का इस्तेमाल किया जिस तरीके को कृतिका ने उसे सोनाली से जुड़े पहले स्कैंडल में यूज करने को कहा था।
जिस तरह के भी सॉलिड प्रूफ फैंस ने अनुराधा से डिमांड की थी, उन्होंने वो सभी एक एक कर उनके साथ ट्विटर पर शेयर की। बस 1 से 2 दिन में ये पूरा मामला जंगल में लगी किसी भयानक आग की तरह फैल गया। सोनाली को लेकर ढेर सारे ट्वीट्स आने लगे। जिस लड़की के माता पिता इतने बुरे होंगे, वो खुद भी तो आगे जाकर बुरी ही बनेगी। हाँ बिल्कुल, अगर वो अपने माता पिता से अलग होती तो वो कभी अपनी बड़ी बहन के मंगेतर को अपने प्यार के जाल में नहीं फंसाती। मुझे हमेशा से यही लगता था कि किसी और की बेटी के लिए वीरेंद्र अपनी बायोलॉजिकल बेटी कृतिका के साथ इतना बुरा क्यों कर रहा है। फाइनली आज मुझे समझ में आया। सोनाली भी तो उसकी खुद नाजायज औलाद है, जिसे वो दुनिया के सामने अपना नहीं सकता, इसलिए वो उसे लेकर बायस रहता है। सोनाली को लेकर हर दिन कुछ न कुछ बुरा सुनने को मिल जाता है। वो लड़की सच में दिल की अच्छी नहीं है। धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। सोनाली खुद भी एक बुरी लड़की है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। कुछ फैंस अभी भी सोनाली के सपोर्ट में लिख रहे थे, हमारी सोनाली को तुम जैसे दोगले फैंस की कोई जरूरत नहीं है। हम शुरुआत से उसके साथ खड़े रहे हैं और आगे भी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। ट्विटर पर अकाउंट बनने के अगले दिन अनुराधा ने एक और स्ट्रॉन्ग प्रूफ ट्विटर पर सभी के साथ शेयर किया। उस एविडेंस में एक वॉइस रिकॉर्डिंग थी, जिसे उन्होंने तब रिकॉर्ड किया था जब सौमिता कुछ दिन पहले सोनाली के साथ उनके घर पर कृतिका को अपना रोल सोनाली को देने के लिए कहने के लिए आई थी। दूसरा, कई सालों पहले के कुछ फोटोग्राफ्स थे। उस दौरान जब उन्हें शक हुआ था कि वीरेंद्र उन्हें धोखा दे रहा है, तो उन्होंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया था, जिसने वीरेंद्र के उन्हें धोखा देने से जुड़े कुछ फोटोग्राफ खींचकर सबूत के तौर पर उन्हें दिए थे। मीडिया लाइन में हर किसी का अपना अलग करियर होता है। इन्हीं में से एक बंदा एडिटिंग में एक्सपर्ट था। उसने तुरंत प्रूफ के साथ इस बात को कंफर्म कर दिया कि जो वॉइस रिकॉर्डिंग ट्विटर पर अनुराधा ने शेयर की है, उसमें आ रही आवाज सौमिता राठौर की ही है। ऐसा होते ही और भी ढेर सारे सोशल मीडिया यूजर्स अनुराधा के सपोर्ट में आ गए। ट्विटर पर अनुराधा के साथ साथ वीरेंद्र, सौमिता और सोनाली भी टॉप 3 ट्रेंडिंग न्यूज में छा गए। जैसे जैसे कृतिका सोशल मीडिया पर आगे उन आर्टिकल्स और न्यूज को पढ़ रही थी, वैसे वैसे वो और भी ज्यादा शॉक्ड होती जा रही थी। काफी देर तक वो अपने होश में नहीं आ पाई। फाइनली उसने निखिल से वो सवाल पूछा, क्या मेरी माँ के साथ घर पर कोई है? तुम किसी भी तरह वीरेंद्र को मेरी माँ के आसपास दोबारा नहीं आने दे सकते। चिंता मत करो, बलवंत और शेरा छुट्टी से वापस आ चुके हैं। मैंने उन्हें तुम्हारे घर पर तैनात करवा दिया है। वो किसी साए की तरह माँ के साथ ही रहेंगे। निखिल ने कहा। वो यहाँ आने से पहले ही अनुराधा की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करके आया था। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो अनुराधा के लिए वो खुद भी बहुत परेशान रहता और कृतिका से मिलने के लिए नहीं आ पाता। उसके बाद कृतिका ने अनिरुद्ध को कॉल किया ताकि वो उससे इस मैटर के बारे में डिटेल में जान सके। अनिरुद्ध ने तुरंत उसके कॉल को पिक कर लिया। तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ आंटी का ख्याल रखने के लिए। जिस तरह की सेंसेशन वो फैलाना चाहती हैं, वो करने में मैं उनकी पूरी मदद करूंगा। इस वक्त वीरेंद्र अपनी पीआर टीम के साथ इस मैटर को सॉल्व करने में बिजी है। उसके पास इतना वक्त नहीं कि वो आंटी को परेशान करने के बारे में सोच सके। वो और उसका पूरा परिवार अभी अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए वो क्या करे। कृतिका को अनिरुद्ध की बातों से काफी राहत मिली। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। किस्मत से सिंगर शेखर ने इसी वक्त अपना न्यू एल्बम रिलीज किया है। ट्विटर पर उसने इसे खूब प्रमोट किया ताकि उसका एल्बम रिलीज होने के बाद ट्विटर पर ट्रेंड करे। लेकिन अनुराधा आंटी ने जो बवाल खड़ा किया है, उसके बाद से वो किसी नामी गिरामी सेलिब्रिटी से भी ज्यादा ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं। इसी क्रम में बेचारी शेखर का उसके एल्बम के ट्रेंड में आने का सपना टूट गया। किसी को उसकी एल्बम की कोई फिक्र नहीं है। हर कोई हर वक्त बस आंटी से जुड़े न्यूज को ही फॉलो कर रहा है। कृतिका वो सब सुन अपना पेट पकड़कर हंसने लगी। शेखर सच में काफी अनलकी था। बेचारे ने सोचा क्या था और उसके साथ हुआ क्या। पहली बार जब उसने हेडलाइन में आने की कोशिश की थी, तो उसी वक्त सूरज आहूजा का अपनी बीवी से तलाक हो गया। दूसरी बार जब उसने ट्रेंड में आने की कोशिश की,
तो एक एक्ट्रेस और उसके क्रिकेटर बॉयफ्रेंड के विदेश में हो रही शादी ने उसका सपना तोड़ दिया। जब तीसरी बार उसने फिर से ट्रेंड में आने की कोशिश की, तो उसी वक्त एक फेमस एक्टर ने अपनी को स्टार के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद पब्लिक में अनाउंस कर दी। बेचारे की किस्मत हमेशा ही उसे धोखा देती आई है। इस वजह से जब भी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ न्यू होने वाला होता था, तो लोग यही चेक करते थे कि कहीं शेखर अपनी कोई न्यू एल्बम तो रिलीज नहीं कर रहा। थोड़ी और देर अनिरुद्ध से फोन पर बात करने के बाद कृतिका ने फोन कट कर दिया। उसने अनुराधा को कोई कॉल नहीं किया, क्योंकि निखिल और अनिरुद्ध से वो डिटेल में सब कुछ जान चुकी थी और बलवंत और शेरा के उसकी माँ के पास मौजूद होने से वो उनकी सेफ्टी को लेकर भी स्ट्रेस फ्री हो गई थी। कुछ दिनों में ही एक पूरा महीना बीत गया। कृतिका ने फिल्म के लिए अपने हिस्से की सारी शूटिंग पूरी कर ली थी। उत्पल ने उस दिन पहले ही ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि आज कृतिका का सेट पर आखिरी दिन है, इसलिए वो सब शूटिंग के बाद किसी रेस्टोरेंट में जाकर पार्टी करेंगे। अपनी फाइनल सीन की शूटिंग पूरी करने के बाद कृतिका ने जल्दी जल्दी अपने चेहरे से मेकअप उतारा। इस दौरान दिवाकर ने पूरे फिल्मिंग क्रू के साथ मिलकर कृतिका के लिए क्लैप कर उसकी तारीफ की। कृतिका ने खुशी से सभी को थैंक्स कहा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरा महीना मेरे लिए सपने से कम नहीं था। मैं जानती हूँ कि अपनी एक्टिंग में मुझे काफी सुधार करना है। मैं पूरी मेहनत करूंगी ताकि अपनी कमियों को दूर कर सकूं। मैं उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में मुझे आप सबके साथ काम करने का दोबारा मौका मिले। तुम हमारे साथ काम जरूर करोगी। दिवाकर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम काफी टैलेंटेड हो और तुम्हारी एक्टिंग भी काफी नेचुरल है। अगर तुम इसकी प्रॉपर स्टडी करोगी तो फिर तुम्हारी एक्टिंग में रही सही कमी भी दूर हो जाएगी। इस तरह से दिवाकर उसे विश्वास दिला रहा था कि आगे उसके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए वो कृतिका को जरूर अप्रोच करेगा। वहीं कोने में खड़ी अनुष्का ये सब देख जल भुन रही थी। अपनी कड़ी मेहनत के बाद भी उसे इस तरह से आज तक कभी भी रिस्पेक्ट नहीं किया गया था। दूसरी तरफ एक न्यू कमर को उससे ज्यादा वैल्यू दी जा रही थी। दिवाकर ने शौर्य और रौनित को भी शाम को होने वाले पार्टी में इनवाइट कर लिया। इधर इस सब के दौरान अनुष्का बेचैन हो रही थी। उस वक्त उसे किसी भी तरह से शर्मिंदा होने की चिंता नहीं थी। उसने खुद पहल करते हुए दिवाकर से सवाल किया, दिवाकर सर और मेरा क्या, आप मुझे इनवाइट नहीं करेंगे? दिवाकर ने कंफ्यूज होते हुए रिप्लाई किया, आखिरी बार तो तुमने कृतिका की तरफ से पूरे क्रू को ऑफर किए गए लंच को खाने से मना कर दिया था। अनुष्का ने हैरानी से सवाल किया, लेकिन ये पार्टी तो आप दे रहे हैं ना, इसका कृतिका के लंच से क्या ताल्लुक? हा हा हा। दिवाकर हंस पड़ा।